और अब वक्त यूपी प्राइम का है। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि कोरोना को लेकर उन्होंने दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बताया कि जो रिकवरी है वो अब बढ़कर 78.79% हो गई। प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 67,825 है। इसके अलावा चूंकि एसीएस होम अवनीश अवस्थी और एसीएस स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद रोजाना सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया जाता है कि सूबे के क्या हालात हैं, उससे निपटने की क्या तैयारी है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने टीम 11 की बैठक लोक भवन में आयोजित की। आपके संज्ञान में है, उन्होंने सर्वप्रथम यह निर्देश दिए हैं कि जितने भी विभाग हैं जहां सरकारी पद रिक्त हैं उनकी सूचना तत्काल जो है उपलब्ध कराई जाए मुख्य सचिव महोदय को और मुख्यमंत्री कार्यालय में इसकी सूचना दी जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी निर्देश आज दिए हैं कि जिन भी विभागों में पद रिक्त हैं 3 माह के अंदर एडवर्टीजमेंट निकालकर नियमानुसार एक पारदर्शी व्यवस्था के अंतर्गत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और लगभग 6 माह के अंदर इन पदों को भरा जाए। मुख्यमंत्री जी का ये आदेश बहुत अति महत्वपूर्ण है। उन्होंने समीक्षा भी की कि किन किन विभागों में कितने पदों पर कहाँ जो है भर्ती हो गई है। उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि जो अभी पीसीएस मेंस की परीक्षा में अभ्यर्थी आए हैं स्वयं ही उनसे गोरखपुर में 3 जो है सफल अभ्यर्थी मिले और उन 3 सफल अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री जी से कल गोरखपुर में मिलकर इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि पीसीएस की जो परीक्षा पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस बार आयोजित की है वो इतनी पारदर्शी महत्वपूर्ण है कि गांव का एक गरीब होनहार छात्र को नौकरी मिली है और इसका वो आभार व्यक्त करने 3 लड़के कल माननीय मुख्यमंत्री जी से गोरखपुर में मिले। ये विवरण अलग से हम आपको देंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जहां भी जिस भी विभाग में पद रिक्त हैं उनको तेजी से जो है भरने की प्रक्रिया की जाए। पुलिस विभाग में सबसे ज़्यादा भर्तियां हुई हैं, शिक्षा विभाग में भर्तियां हुई हैं, बेसिक शिक्षा में हुई हैं, माध्यमिक में हुई है, उच्च शिक्षा में हुई हैं, प्राविधिक शिक्षा में हुई हैं। इसके साथ साथ जो है जो दोनों आयोग हैं, अधीनस्थ चयन आयोग और पब्लिक सर्विस कमीशन, दोनों आयोग के माध्यम से चयन हुआ है और जो अलग शिक्षा विभाग में आयोग हैं उनके माध्यम से भी जो है पदों को भरा गया है। चिकित्सा विभाग में, चिकित्सा शिक्षा विभाग में और सहकारिता विभाग में भी पदों को भरा गया है। प्रदेश में अब तक 64,505 कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की जा चुकी है। आप जानते हैं कि जहां भी हमारे प्रमुख कार्यालय हैं या प्रमुख प्रतिष्ठान हैं, प्रमुख उद्यम हैं, वहां पर कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की जाती है, जिनमें इंफ्रारेड थर्मोमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर और सैनिटाइज़र उपलब्ध होता है ताकि जो व्यक्ति वहां आ रहे हैं उनकी प्रारंभिक स्क्रीनिंग की जा सके। अब तक इन 64,505 हेल्प डेस्क के माध्यम से 7,57,435 लक्षणात्मक लोगों की पहचान भी की गई है। सर्वेलेंस की गतिविधि के अंतर्गत अब तक 1,09,838 इलाकों में 3,61,587 टीम दिवस के माध्यम से 2,39,08,813 घरों का सर्वेलेंस किया गया है और इनमें 11,89,07,243 लोग रहते हैं। एक जो महत्वपूर्ण बात कोविड के संक्रमण के विषय में है वो ये कि ये देखने में आया है कि लोगों को इसमें कई प्रकार के मानसिक तनाव और मानसिक उलझन भी हो रहा है। जब किसी को कोई संक्रमण होता है या किसी प्रकार के कोई लक्षण आते हैं तो ये रिपोर्ट हो रहा है, बार बार ये सुनने में आ रहा है कि लोग बाग बहुत ही परेशान हो जाते हैं, मानसिक तनाव में आ जाते हैं। कई बार
कोरोना का संक्रमण ठीक होने के बाद भी उनमें मानसिक तनाव के लक्षण रहते हैं, तो इसमें हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये एक वायरल बीमारी है जिससे कि आप पूरी तरह से उपचारित हो जाते हैं और थोड़ा समय आपको ठीक होने में लगता है। सरकारी व्यवस्था में आपका हमेशा स्वागत है। अगर आप अपनी इच्छा से जाना चाहते होंगे तभी आप वहाँ जाएंगे, अन्यथा भुगतान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार के द्वारा जांच की व्यवस्था और इलाज की व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क करवाई गई है, चाहे उसमें महंगी दवाएं लगें, चाहे उसमें महंगे उपकरण लगें, वो सब बिल्कुल निःशुल्क है। तो जैसे ही लक्षण आए तत्काल अपनी जांच करवाइए, बिल्कुल इससे न घबराइए, देर न करिए, विलंब न करिए, किसी प्रकार की हीन भावना न लाइए और जांच करवा करके अगर संक्रमण है अपना इलाज करवाइए, बिल्कुल स्वस्थ होकर के घर जाइए। लेकिन चूंकि इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, चूंकि इसकी कोई दवा नहीं है, और ये बात मैं बार बार दोहराता हूँ, इसकी बचाव के रास्ते अपना करके, सावधानियां अपना करके संक्रमण से बचे रहना ही आज के समय में सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा तरीका है। और इसके लिए अपने हाथ को साबुन पानी से बार बार धोते रहिए। जब भी आप कहीं बाहर जाएं, कुछ ऐसी सतहों को छुएं जिसको और लोग भी छूते हैं, तो तत्काल अपने हाथ को साबुन पानी से धो लीजिए। कृषि बिल को लेकर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने कृषि बिल को किसान विरोधी बताया और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने किसानों को धोखा दिया है, कृषि बिल किसान विरोधी है। केंद्र सरकार द्वारा जो कृषि विधेयक लाया गया है वह किसानों के साथ धोखा है, किसान विरोधी। पूरे देश का किसान आज सड़कों पर है, आंदोलित है, आक्रोशित है। कांग्रेस पार्टी ने भी लगातार सड़कों पर और सदनों में अपना विरोध दर्ज कराया है, फिर भी यह सरकार लगातार इस बिल को लागू करने पर आमदा है। केंद्र सरकार द्वारा जो कृषि विधेयक लाया गया है वह पूरी तरह देश और प्रदेश के किसानों के तबाही की एक चाल है। केंद्र सरकार चाहती है कि कृषि के क्षेत्र में कारपोरेट कंपनियों को फायदे के लिए खुले और इन छोटे बड़े जो किसान हैं, मझोले किसान हैं, वह पूरी तरह इस बिल के आने के बाद बर्बाद हो जाएंगे। सरकार यह विधेयक न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था को भी पूरी तरह खत्म कर देना चाहती है। किसानों का शोषण बढ़ेगा, जमाखोरी बढ़ेगी और इसमें जो कानूनी प्रावधान किया जा रहा है, निश्चित रूप से आने वाले दिन में शोषण करने का अधिकार पूरी तरह कानून के अमली जामा को पहनाने का भी काम इस बिल विधेयक में करने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। सड़क पर भी हम आंदोलन करेंगे और सदनों में भी मजबूती के साथ इसका। यूपी सरकार ने 2017 से अब तक हुई सरकारी भर्तियों के आंकड़े जारी किए हैं। 2,94,080 पदों पर भर्तियां अब तक पूरी हो चुकी हैं और 86,629 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी की पत्नी और उनके साले सरजील रजा और अनवर शहजाद के खिलाफ गैंगस्टर कोर्ट द्वारा गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। बता दें कि सदर कोतवाली में माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी और उसके सालों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। जी हाँ, ये जनपद गाजीपुर के कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमे में वांछित लोग चल रहे थे। ये आईएस इंटरस्टेट गैंग के सरगना मुख्तार अंसारी के पत्नी और साले हैं। तो इनके विरुद्ध आज गैंगस्टर कोर्ट ने एनवीडब्ल्यू इशू किया है। इसमें आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। एसपी साहब, गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा भी इन तीनों पर दर्ज किया जा चुका था पुलिस की तरफ से, क्या तब से ये फरार चल रहे थे? जी हाँ, ये चूंकि तब से वांछित चल रहे थे गैंगस्टर एक्ट के तहत, तो आज गैंगस्टर एक्ट की ऑनरेबल कोर्ट ने इसमें तीनों लोगों के विरुद्ध एनवीडब्ल्यू इशू किया है।
कन्नौज में सोरिक थाने में तैनात सिपाही की क्रूरता सामने आई, जिसने इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया और पुलिस प्रशासन को भी। तस्वीर आपको दिखाते हैं कि कैसे एक सिपाही दिव्यांग के साथ बदसलूकी करता है, उसे थाने परिसर में लेके आता है और फिर धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है। ये तस्वीरें इंसानियत को भी शर्मसार कर रही हैं और पुलिस प्रशासन को भी। ये एक ई रिक्शा चालक है जो अपना और अपने परिवार का पेट पालता है ई रिक्शा चलाकर। कहा यह जा रहा है कि ई रिक्शा खड़े करने को लेकर कोई बात हुई थी और उस वक्त ही अपनी पत्नी जो गर्भवती थी उसे लेकर अस्पताल ले जा रहा था, लेकिन तभी इसका आरोप है कि पुलिसकर्मी ने उसके साथ बदसलूकी की। हालांकि मामला अब आला अधिकारियों तक पहुंचा और वो इस घटना को ये कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए था और कार्रवाई की भी बात कर रहे हैं, भरोसा दिया जा रहा है। सर जी मैं उधर से आ रहा था, मेरा ये बच्चा रहा, ये रात में इसके दर्द हो रहा था पेट में सर जी, तो मैं उसको दवा दिलाने लाया। ये मेरी मौसी बिटिया रही, तो वहाँ मेरे चचा बैठते हैं, होमगार्ड है, मेरे पिताजी भी थे, वो चाचा लगते हैं। वो बोले नहीं ऐसे मजाक में बोले, तो मैंने उनसे कहा चाचा मैं निकाल रहा हूँ, उधर से आ रहा था ट्रक, तो मैं अपनी साइड में था साहब, तो एकदम में हाँ। तो आपके ये आपके खून निकल रहा, किसने आपको मारा? मुझे सिपाही ने मारा भाई, बिना मतलब। मैंने कहा सर आपको मैं कुछ नहीं बोला, जब भी कहा तब भी मेरे पहले हीरो बन रहा भाई, बहुत हीरो बन रहा भाई। प्रयागराज के विकासखंड सैदाबाद में कार्यरत सहायक विकास अधिकारी मणिकांत का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। जांच में पता चला कि पैसे पंचायत द्वारा लिए गए हैं और ये ग्राम प्रधान से लिए गए हैं। बताया यह भी जा रहा है कि सभी प्रधानों से 3% जिले के अधिकारियों के नाम से सहायक विकास अधिकारी मणिकांत उपाध्याय द्वारा पैसा लिया जाता है। वहीं सहायक विकास अधिकारी से पूछे जाने पर उसने कहा कि इस पैसे में उसका कोई हस्तक्षेप नहीं, ये पैसा उच्च अधिकारियों तक जाएगा। बुलंदशहर में ऊंचा गांव ब्लॉक की 2 ग्राम पंचायत के सचिवों पर एफआईआर दर्ज हुई है। ग्राम पंचायत सचिव शिव कुमार और रोहतास के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। दोनों पर 3 पंचायतों के बैंक खातों से करीब 12,09,000 रुपए निकालने का आरोप है। दोनों पर खंड विकास अधिकारी ने नरसैना थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। रायबरेली में दबंगों के हौसले बुलंद है, जहां जिला अस्पताल के पास दबंगों ने दिन दहाड़े चौराहे पर एलआईसी एजेंट को डंडों से पीटा। स्थानीय लोग तमाशबीन बने रहे। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। तो यहां गुंडे कितने बेखौफ हैं इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। इन्हें ना पुलिस का डर है, ना प्रशासन का और ना ही कानून का। कानपुर में निजी अस्पताल जिलाधिकारी के आदेश को ठेंगा दिखा रहे। निजी अस्पताल मरीजों से बीमारी के नाम पर मनमाने पैसा वसूल रहे हैं। अब एक नया मामला सामने आया। नीलम सरोज अस्पताल में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज का इलाज चल रहा है। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधक एक दिन का 45,000 रुपए ले रहा है। अस्पताल में बिना कोविड-19 की सुविधाओं के कोरोना मरीजों का इलाज किया जा रहा है। तो जिलाधिकारी के जो आदेश हैं उनको कैसे, उनकी धज्जियां कैसे उड़ाई जा रही हैं। निजी अस्पताल मनमानी कर रहे हैं, बिना सुविधा के ही कोरोना मरीजों का इलाज किया जा रहा है और मोटी रकम वसूली जा रही है। ये हमारे फादर इन लॉ है मोतीलाल कमल, इनको 13 तारीख को अस्थमा का वो पड़ा था दौरा, उसी दिन हमने इनको यहाँ एडमिट कराया। दूसरे दिन कोरोना पॉजिटिव निकला ये। अच्छा, दूसरे दिन? हाँ, दूसरे दिन ये रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव और तब से इलाज चल रहा है। डेली 45,000 का खर्चा आ रहा है, उतना हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि क्या इन्होंने कोरोना की जाँच करवाई थी क्या? हाँ, जाँच करवाई ज्ञान पैथोलॉजी से। कितने दिन यहाँ कोरोना का इलाज चला है? हो गए करीब 5 दिन।
कहाँ पे एडमिट रखा है आप पेशेंट को? आपको आईसीयू वेंटिलेटर पे रखा है। कौन सा अस्पताल है? नीलम सरोज। पीलीभीत के मुडलिया गासू गांव में अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। गांव में सरकारी रास्ते की जमीन पर अवैध कब्जा कर मकान बनाया गया था, जिसे राजस्व विभाग की टीम ने गिरा दिया। इस दौरान एसडीएम, तहसीलदार समेत प्रशासन के कई आला अधिकारी यहां मौजूद रहे। उधर मिर्जापुर में बिना अनुमति के जिला मुख्यालय पे प्रदर्शन करने पहुंचे समाजवादी पार्टी के 30 नामजद नेताओं और 50 अज्ञात नेताओं पर शहर कोतवाली में मामला दर्ज किया गया है। नामजद लोगों में सपा के जिला अध्यक्ष देवी चौधरी और कई दूसरे नाम भी शामिल हैं। और अब चूंकि सपा ने यहां पे प्रदर्शन किया था सरकार के कई मुद्दों को आधार बनाकर, सभा पे कुछ जो प्रदर्शन हुआ था पिछले 14 तारीख को, उसमें 188 की कार्रवाई की गई है और भी जो तथ्य पाए गए तदनुसार विधिक कार्रवाई केवल 188 आईपीसी के तहत कार्रवाई की गई है। जो 4 या 4 से अधिक व्यक्ति जब कहीं इकट्ठा होते हैं तो वो उस संदर्भ में कार्रवाई की गई। अज्ञात लोगों के खिलाफ मतलब कार्रवाई की जा रही है। अभी अज्ञात लोगों के खिलाफ 188 कार्रवाई की गई है। कोई किसी व्यक्ति का नाम उसमें अभी प्रकाश में नहीं आया है। सिद्धार्थनगर में पुलिस ने जालसाज गैंग के 3 युवकों को गिरफ्तार किया। तीनों आरोपियों ने एक युवक को सोने चांदी के गहने सस्ते दाम में उपलब्ध कराने के नाम पर ठगा था। पुलिस ने तीनों के पास से 7 लाख रुपए नकद और एक कार बरामद की है। थाना सोहरतगढ़ में 17 सितंबर को बादी मोहम्मद तारिक द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि उसके साथ जालसाजी हुई है। प्रार्थना पत्र के विषय वस्तु के हिसाब से थाना प्रभारी सोहरतगढ़ प्रभारी एसओजी को टीम गठित कर तत्काल उन्हें आदेशित किया गया मुलजिम को गिरफ्तारी के लिए। 3 मुलजिम पकड़े गए, उसमें से 7 लाख की बरामदगी और टाटा आर्यन गाड़ी, एक मोटरसाइकिल जो घटना में प्रयुक्त होती है, उसको भी बरामद किया गया। और गिरफ्तार करने वाली टीम को 20,000 रुपए का इनाम भी दिया गया। अयोध्या में फीस जमा कराने को लेकर निजी स्कूल प्रबंधन की तरफ से लगातार अभिभावकों पर दबाव बनाया जा रहा है। अयोध्या में करणी सेना लगातार अभिभावकों पर दबाव कम करने के लिए प्रशासन से पहल करने की मांग कर रही है। एक निजी स्कूल प्रबंधन की तरफ से करणी सेना प्रदेश संगठन महामंत्री के बच्चों को फीस जमा न कराने पर स्कूल से निकाल दिया गया। इसके बाद करणी सेना आर पार की लड़ाई के मूड में है और प्रदेश भर के स्कूलों में विद्यार्थियों का लॉकडाउन की अवधि का शुल्क माफ करने की मांग अब की जा रही है। यहाँ पे एक पीड़ित अभिभावक के तौर पे भी आई हूँ मैं और समाज के उस तबके की तरफ से उनकी प्रतिनिधि बन करके भी आई हूँ जो इस समय फीस देने में असमर्थ हैं, क्योंकि मैं भी एक अधिवक्ता हूँ और पिछले 6 महीने से किसी भी अधिवक्ता ने, मुझे नहीं लगता है कि उसको 1 रुपए की भी आमदनी हुई होगी। तो ऐसे समय में हम लोग फीस देने की स्थिति में नहीं है और हमारे बच्चों का नाम कटा गया है। जिंगल बेल स्कूल में मेरे 3 बच्चे पढ़ते हैं, 2 बच्चे जिंगल बेल एकेडमी में और 1 बच्चा जिंगल बेल। अयोध्या में नगर निगम क्षेत्र के बाहर निजी वाहनों से हो रही अवैध वसूली का नगर निगम प्रशासन ने भांडाफोड़ किया है। नवीन मंडी के पास हाईवे पर निजी वाहनों से हो रही वसूली को लेकर नगर निगम की छापेमारी में नकली रसीद बुक बरामद की गई है। यह फर्जीवाड़ा नगर निगम क्षेत्र के बाहर हो रहा था और नगर आयुक्त छापेमारी में प्राप्त हुई रसीद बुक को फर्जी बता रहे हैं। मामले में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जिला प्रशासन से उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की मांग की गई है। तो नगर निगम क्षेत्र के बाहर ही ये फर्जीवाड़ा हो रहा था। प्रशासन ने इसका भांडाफोड़ किया और अब नगर निगम ने नकली रसीद बुक बरामद भी की है। आगे कार्रवाई करने की बात की जा रही है। तो मंडी के पास निजी वाहनों से वसूली हो रही थी।
मुकदमा दर्ज किया गया है। अब जांच की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा जो फर्जीवाड़ा कर रहे थे, जो निगम को चूना लगा रहे थे। आ रही थी कुछ लोग नगर निगम की रसीदें छपवा करके और नगर निगम सीमा से बाहर टैक्सी और ऑटो और ट्रक जो चलते हैं उनको रोककर उनसे पैसे वसूल रहे हैं। और इस जानकारी के बाद आज सुबह मैंने औचक निरीक्षण किया और जो नाका चुंगी चौराहा है वहाँ से बाहर की तरफ जाने वाली रोड पर फ्लाईओवर के नीचे कुछ लोगों के बारे में जानकारी मिली कि वो छापा वहाँ पे कर रहे हैं, रसीदें ले रहे हैं, काट रहे हैं और जो नहीं दे रहा है उससे लड़ाई भी कर रहे हैं। सो वहाँ पे मौके पर छापा मारने पर हमें काफ़ी सारी रसीद बुक मिली जो वो रखी हुई हैं और ये ऐसी रसीद बुक है जो शायद ठेकेदार द्वारा स्वयं छपवाई गई, किंतु उसके पीछे जो हमारे यहाँ विविध कर निरीक्षक है उसका हस्ताक्षर होना चाहिए। इनके पीछे हस्ताक्षर भी नहीं है और वो स्थान जहाँ पर बैठकर वो टैक्स वसूला जा रहा था वो वर्तमान में अभी वो हमारी नगर निगम सीमा के अंदर भी नहीं है। तो ये दोनों ही चीज़ें पूर्णतः अवैध पाई गई हैं और इसके लिए विविध कर निरीक्षक को चेतावनी के साथ निर्देशित किया गया है कि जो भी इस कार्य में आपने जिसको भी अलाउ किया है, जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उसके खिलाफ प्रथम प्राथमिकी दर्ज कराएं उचित धाराओं में और पुलिस को भी इस बारे में सूचना दें कि यह स्थान नगर निगम द्वारा संसूचित क्षेत्रों में नहीं है और यहाँ पर यदि कोई वसूली की जा रही है वैध या अवैध तरीके से तो उसको रोकें और यदि कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आती है तो तत्काल उसके विरुद्ध कार्रवाई करें। नगर निगम क्षेत्र के बाहर बिना हस्ताक्षर किए गई रसीदों से वसूली करने से कोई सरोकार नहीं है। सर, ये मनमाने ढंग से भी वसूली जो करें क्योंकि टैक्सी चालकों का कहना है कि जो मानक है उस मानक से के विपरीत जो है ये वसूली जो करते हैं उसको। मैं तो खुद ही कह रहा हूँ कि मानक के विपरीत है, नगर निगम क्षेत्र में है ही नहीं तो मानक के अनुसार नहीं है वर्तमान में। दूसरा, जो नगर निगम के द्वारा जो चयनित हमारा जो ठेकेदार होगा उसको हमारे यहाँ से हस्ताक्षर करके बाकायदा लॉग रजिस्टर से इशू किए जाते हैं नंबर्स, जिसके बाद वो रसीदें छपवा करके और लोगों से ले सकता है। किंतु जो रसीदें मैंने मौके से पकड़ी हैं इनमें कहीं हस्ताक्षर भी नहीं है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि ये गलत है, लेकिन ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। नगर निगम द्वारा हम प्राथमिकी दर्ज कराएंगे, FIR दर्ज कराएंगे, पुलिस का केस बनता है। ये धारा 420 के अंतर्गत में अगर किसी ने ऐसा किया है और जो लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब कर रहा है तो उसके खिलाफ जो सुसंगत धाराएँ उसमें पुलिस कार्रवाई करेगी। मैंने वहाँ पे चौकी इंचार्ज को भी बुला लिया था, जो नई मंडी के चौकी इंचार्ज है, 2 दिन पहले ही बता रहे थे वहाँ पोस्ट हुए हैं, उनको भी निर्देशित किया गया है तत्काल जाँच करके और प्रभावी कार्रवाई करें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।